आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के एसएसटी को, यानी कि सोशल साइंस को। और सोशल साइंस का शुरुआत करेंगे हम लोग अपने सबसे फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर का नाम है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ध्यान से अब ज़रा मेरी बातों को आप सुनिए, क्योंकि आज से हम लोग अपने क्लास 7 के एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से। सब्जेक्ट का नाम है सोशल साइंस, यानी कि जिसको आप लोग प्यार से शॉर्ट में एसएसटी भी बोलते हो। तो उसको हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसमें भी हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो आइए हम लोग अपने क्लास 7 के सोशल साइंस के जर्नी को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर का नाम दोबारा बताने का ज़रूरत नहीं है, आपके सामने है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, पहले उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। चैप्टर के हेडिंग पे यदि आप ध्यान देंगे, यानी कि चैप्टर का जो नाम है, यदि आप केवल उस पर भी ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। जैसे चैप्टर का नाम है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। कहाँ का ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी? इंडिया का। इसका मतलब हुआ कि इंडिया के अंदर अलग अलग जगह है। ध्यान से आप इसको सुनेंगे बस, कि इंडिया के अंदर चूंकि जगह अलग अलग है, तो उन सभी जगह के बारे में क्या खास खास बातें हैं, वही हम लोगों को यहाँ पे जानना है। फॉर एग्जांपल, इंडिया के अंदर बहुत बड़े पार्ट में माउंटेन है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या खास बात है। फिर इंडिया के एक बहुत से बड़े पार्ट में डेजर्ट भी है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट में हमारा समुद्र भी है, यानी कि इंडिया का जो पूरा साउथ इंडिया है वो समुद्र के बगल में ही हमारा पूरा है। इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर जितने भी अलग अलग प्रकार के चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेट्यू, माउंटेन, डेजर्ट, सी, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस यही हमारे चैप्टर का मतलब हुआ कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का मतलब सिंपल सा है कि इंडिया के अंदर जितने भी अलग अलग प्रकार के चीज़ें हैं जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, डेजर्ट, ओशन, सी, रिवर, इन सब के बारे में ही हम लोग अपने इस पूरे चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक बातें हैं जो कि लिखे हुए हैं इंडिया के बारे में, इंडिया के अंदर और बाहर क्या क्या हम लोगों को देखने को मिलता है। तो आइए पहले उस इंट्रोडक्शन को हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है। लिखा हुआ है कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए, हमारे पास इस पूरे पृथ्वी पर लगभग 200 के आसपास कंट्री है। एग्जैक्ट 200 नहीं है, उससे थोड़ा कम है, लेकिन लगभग 200 के आसपास कंट्री है, जिनमें से साइज के मायने में यदि हम लोग बात करें तो इंडिया कितने नंबर पर आता है? 7वें नंबर पे आता है, ठीक ना। मतलब कि इंडिया से पहले 6 और बड़े बड़े कंट्री हैं, तो इंडिया हमारे कितने नंबर पर आया? 7वें नंबर पर आया। तो इंडिया साइज के मायने में 7वें नंबर पर आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार फॉर्म द रीजन नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, ये बात ना आप ध्यान रखिएगा, कई बार हम लोग क्लास 7 के 7 नहीं, कभी भी आपको यदि वर्ड मिले इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इसका सिंपल सा मतलब समझना है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब है कि इंडिया के अगल बगल में जो इलाके हैं, जो कंट्री हैं, उसके बारे में भी बात कर रहा है। जैसे हम लोग यदि बात करें तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी देश है, फिर नेपाल भी है, भूटान भी है, श्रीलंका भी है और म्यांमार भी है। तो ये सब का सब हमारा पड़ोसी देश है, और इन सब को मिला के हम लोग कहते हैं कि ये सब क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब हो गया कि इंडिया के साथ साथ इंडिया के आसपास में जो पड़ोस वाले देश है हमारे, उन सब को मिला के एक कॉमन नेम हम लोग दे देते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जब भी अब आपके सामने एसएसटी में वर्ड आ जाए इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इसका सिंपल सा मतलब समझना है कि ये इंडिया के आसपास जो कंट्री हैं, जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में भी बात कर रहा है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मीनिंग। अगला आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है द हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ। अब इंडिया के बारे में थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। इंडिया में हिमालयन माउंटेन यानी कि हिमालय किधर है? नॉर्थ में है। तो वही लिखा हुआ है कि द हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ। इंडिया का जो पूरा नॉर्थ इंडिया, मतलब इंडिया का जो पूरा नॉर्थ पार्ट है, मतलब जो नॉर्थ इंडिया हमारा है, वो पूरी तरीके से हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ों से
घिरे हुए हैं। ठीक है, तो इंडिया में हिमालयन माउंटेन किधर देखने को मिलेंगे? नॉर्थ में मिलेंगे। द थार डेजर्ट एंड द अरेबियन सी, थार डेजर्ट और अरेबियन सी ये इंडिया में किधर है? वेस्ट में है। थार डेजर्ट कहाँ पे है? राजस्थान में, और राजस्थान है किधर? वेस्ट में है। और अरेबियन सी किधर है हमारा? वो भी वेस्ट में है। तो थार डेजर्ट और अरेबियन सी वो वेस्ट में है, और हिमालयन माउंटेन किधर था? नॉर्थ में। इंडियन ओशन इन द साउथ, इंडियन ओशन कहाँ पे? इंडिया के साउथ में है। एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री, और बे ऑफ बंगाल किधर है? ईस्ट की ओर, बंगाल के तरफ। ठीक ना, तो ये जो चारों दिशाओं के बारे में हमने बात किया, जैसे हिमालयन माउंटेन नॉर्थ में, थार डेजर्ट और अरेबियन सी वेस्ट में, इंडियन ओशन साउथ में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, ये सब इंडिया के लिए एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है। नेचुरल बाउंड्री का मतलब सिंपल सा हो गया कि ये चारों जगह पर हमारे इंडिया के बाउंड्री हैं, और ये चारों के चारों जगह इंडिया का बाउंड्री होने के वजह से ये इंडिया को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे इंडिया के चार अलग अलग डायरेक्शन में क्या क्या हैं मेन चीज़ें, वो आपने देखा कि जैसे नॉर्थ में हमारा मेन चीज़ क्या है? इंडिया के पास हिमालयन माउंटेन है। इंडिया के वेस्ट में मेन हमारे लिए क्या है? थार डेजर्ट और अरेबियन सी है। फिर इंडिया के साउथ में हमारे लिए क्या खास बात है, मतलब इंडिया के पास क्या खास चीज़ है? तो इंडियन ओशन है। और इंडिया के ईस्ट में खास चीज़ क्या है? तो बे ऑफ बंगाल है। तो ये हमारे लिए एक नेचुरल बाउंड्री का काम करता है, मतलब इंडिया इन सभी चीज़ों से घिरा हुआ है। आगे, दीज जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्रिएट अ सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि यही जो हमने अभी डिस्कस करा चारों चीज़ें, यही चीज़ जो है इंडिया को बाकी दुनिया से अलग करता है। ठीक ना, मतलब सिंपल सा ये हो गया कि इंडिया इन चारों दिशाओं से हमारा घिरा हुआ है। नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन से, वेस्ट में थार डेजर्ट और अरेबियन सी से घिरा हुआ है, साउथ में इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। यही चारों डायरेक्शन जो है इंडिया को बाकी पूरी की पूरी दुनिया से अलग करता है। ठीक ना, आप कह सकते हो कि यही चारों डायरेक्शन में हमारा इंडिया अंदर इसी चारों दिशाओं के अंदर में है, इसके बाहर हमारा पूरा दुनिया है फिर। ठीक ना, आगे, ऑल्सो दीज फीचर्स ऑफ इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री। तो ये जो सभी चीज़ें आपने देखा कि नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन, वेस्ट में डेजर्ट, थार डेजर्ट और अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशन, फिर से ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, ये सब का सब हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया के क्लाइमेट को डिसाइड करने में। मतलब कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा होगा, इंडिया में कब बारिश होगा, इंडिया में कब गर्मी पड़ेगा, ये सब चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्लाइमेट हमारे इंडिया का जो वो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया का जो कल्चर है, कल्चर मतलब अलग अलग, आप देखते हो भाषा हर जगह का अलग है, फिर से हर जगह का अपना खान पान अलग है, हर जगह का रहन सहन अलग है। तो ये कल्चर भी यही सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। जैसे आप देखो एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको बताऊँ, जैसे इंडिया के नॉर्थ में क्या है? हिमालयन माउंटेन। तो वहाँ पर आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग मोटे कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे ठंडा ज़्यादा पड़ता है। उसी तरीके से आप देखोगे थार डेजर्ट किधर है? वेस्ट में। वहाँ पे लोग बहुत हल्का कपड़ा पहनता है क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है। राजस्थान का हम बात कर रहे हैं। उसी तरीके से आप इंडियन ओशन देखो, इंडियन ओशन यदि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ तो तमिलनाडु आप देख लो, केरला देख लो, जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है, इंडियन ओशन के जस्ट बगल में। वहाँ पर ना गर्मी है ना जाड़ा है, तो वहाँ पर लोग हमेशा शर्ट पैंट ही पहनते हैं। ठीक ना, वहाँ पे नॉर्मल क्लाइमेट है। उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें बे ऑफ बंगाल का, तो वहाँ पे भी नॉर्मल ही रहता है। तो बे ऑफ बंगाल में भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी क्लाइमेट ठीक ही रहता है कि नहीं? तो वहाँ पे भी लोग ठीक ठाक अपना कपड़ा पहनते हैं। और वहाँ चूँकि वो बे ऑफ बंगाल के बगल में हमारा बंगाल है, जो कि बिहार का एक बहुत बड़ा स्टेट है, सॉरी इंडिया का एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पे मछली भी फेमस है। तो कहने का मतलब है कि यही सब चीज़ें डिसाइड करते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा होगा, कल्चर कैसा होगा, और सबसे बड़ी बात कि इंडिया का जो हिस्ट्री है वो भी इन्हीं चारों दिशाओं में हमारा फैला हुआ है। यदि आप इंडिया का हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो इन्हीं चारों डायरेक्शन में हमारा हिस्ट्री फैला हुआ है। यानी कि इंडिया के अंदर जो कुछ भी हुआ इसी चारों डायरेक्शन के अंदर हुआ, बीच में हुआ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि इंडिया के क्लाइमेट को, इंडिया के कल्चर को और इंडिया के हिस्ट्री को डिसाइड करता है। तो बेसिकली कहने का मतलब हुआ कि हमारे चारों डायरेक्शन में जो अलग अलग चार चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंडिया के लिए ऐसे ही फालतू चीज़ नहीं है। वो बहुत बड़ा हम लोगों के लिए क्लाइमेट भी चेंज करके देता है,
कल्चर भी हमारा उन्हीं पे डिपेंड करता है, हिस्ट्री भी हमारा कहीं ना कहीं इन्हीं चारों डायरेक्शन में बिखरा हुआ है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया चैप्टर के छोटा सा आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपने चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक, ध्यान रखिएगा, मेन टॉपिक है हमारा सबसे मेन टॉपिक पहला वाला, द हिमालयाज। आइए हम लोग बात करते हैं हिमालयाज के बारे में। हिमालयाज का सिंपल सा मतलब होता है कि इंडिया के नॉर्थ में बहुत बड़े दूर तक फैला हुआ है बहुत बड़े बड़े पहाड़, तो उन सब को हमने मिला के एक कॉमन नाम दे दिया हिमालयाज। ठीक ना, तो हिमालयाज का मतलब या फिर हिमालयन माउंटेन का मतलब एक पहाड़ नहीं समझना है, एक माउंटेन नहीं समझना है, उसमें कई सारे हजारों हजार माउंटेन आएंगे, लेकिन उन सबको एक साथ क्या बोल देंगे, हिमालयाज या फिर हिमालयन माउंटेन बोल देंगे। तो जब भी आपके सामने वर्ड आ जाए हिमालयाज या फिर हिमालयन माउंटेन, तो समझ जाइएगा कि ये बात कर रहा है बहुत बड़े लेवल पे माउंटेन का। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर से उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट, उसके बाद फिर आप इधर आ जाओ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये सब हमारा हिमालयन माउंटेन का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे भी पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला लिखा हुआ है कि इन द समर, गर्मी के समय में क्या होता है, द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स एंड फीड्स मेजर रिवर्स सच एज द गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारा जो ये नॉर्थन मतलब जो हिमालयाज है, ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, इसमें से तो इतने बड़े बड़े माउंटेन हैं कि उस पर हमेशा बर्फ ही रखा रहता है, मतलब वो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो जब गर्मी के टाइम पे, जब बात गर्मी के टाइम पे आती है, मतलब गर्मी के टाइम पे यही बड़े बड़े माउंटेन पे जो बर्फ रहता है वो पिघलता है धीरे धीरे और वो पानी में बन के नदियों में आ जाती है। तो ये जो आप देखते हो ना बड़े बड़े नदी, गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, इन सब नदी का जो शुरुआत होता है, इन नदी में जो पानी आया पहली बार वो कहाँ से आता है, पहाड़ों से ही पिघल के आता है। तो गर्मी के टाइम पे पहाड़ों से पानी ज़्यादा पिघलते हैं, और ज़्यादा पिघलने की वजह से क्या होता है, गर्मी के टाइम पे गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र में पानी का लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी नदियों में जो पानी आया वो पानी कहाँ से आया, हिमालय के बड़े बड़े माउंटेन से आया। ठीक ना, आगे, दीज रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज। तो ये सारे पहाड़ों से, माउंटेन से जो पानी नदी में आता है, ये नदी का पानी हम लोग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो एक पहाड़ से जब, एक माउंटेन से जब पानी नीचे गिरता है तो वो नदी बनाती है, मतलब नदी बन जाती है, और नदी उस समय पे बहुत छोटा होता है, लेकिन नदी में और भी अलग अलग जगह से पानी आके मिलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ध्यान रखना इस बात को। ठीक ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तो यदि आपको कभी मौका मिलेगा या फिर कभी आप लाइफ में गए होंगे उत्तराखंड, आप जाइए, उत्तराखंड में आप देखोगे कि गंगा नदी का जो साइज है वो बहुत छोटा है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, उत्तराखंड में आप चले जाओ हरिद्वार, ठीक ना, अब वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे गंगा नदी का साइज बहुत छोटा है, लेकिन जैसे जैसे गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, मतलब हरिद्वार से आगे बढ़ती है, यूपी आती है, फिर बिहार आती है, वैसे वैसे गंगा नदी का साइज और धीरे धीरे क्या हो गया, फैल गया। क्यों? क्योंकि उस गंगा नदी में और भी अलग अलग जगह के आके पानी उसमें मिलते चले गए। तो वो जो अलग अलग जगह से पानी आके गंगा नदी में मिलता चला गया, उसको हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक ना, तो ये जो हमारा नदी है और नदी में जो छोटे छोटे पानी आके मिलते हैं, ये सब पानी बेसिकली क्या हमको देता है, इन सभी पानी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पीने के लिए, फार्मिंग के लिए, और सबसे बड़ी बात बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी करते हैं। मतलब नदी का शुरुआत कहाँ से होता है, पहले आप ये बताओ, पानी से। और वो पानी कहाँ से निकलता है, पहली बार पहाड़ों से पिघल पिघल के आता है। तो पहाड़ों से जो पिघल के पानी आया उसने नदी को बना दिया। और नदी का साइज कब बढ़ जाता है, जब उसमें अलग अलग जगह से पानी आके मिल जाता है, यानी कि ऐड हो जाता है। बेसिकली ट्रिब्यूटरीज कहते हैं उसको, जो अलग अलग जगह पानी से आके पानी उसमें मिलता है, तो उसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। इन सभी पानी का हम लोग पीने के लिए, फार्मिंग के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो दीज रिवर्स कनेक्ट द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। अब ये जो नदियां हैं, इस नदियों पे कई सारे लोगों का लाइफ टिका हुआ रहता है। मतलब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नदियों में नाव चलाते हैं, पैसेंजर्स को, यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाते हैं, तो उनको पैसा मिलता है, वो अपना घर परिवार चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नदियों में मछली पकड़ के मार्केट में बेच के अपना घर परिवार चलाते हैं। मतलब ये जो नदियों में पानी है, ये केवल नॉर्मल पानी नहीं है, इस पानी की वजह से हजारों हजार लोग, लाखों लाखों लोग अपना डेली घर चलाते हैं, मतलब पैसा कमाते हैं। तो नदियों का इंडिया में बहुत बड़ा रोल है
लोगों को रोज़गार देने में भी। लोग नदी में मछली पकड़ते हैं, लोग नदी में नाव चलाते हैं, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आगे, तो यहाँ पे सिंपल सा एक यही कहना था कि जो नदियों में हमारे पानी है, वो पानी बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करता है उसके लाइफ को जीने में, ठीक ना, मतलब उसका जीवन यापन पूरी तरीके से पानी पे ही टिका रहता है। हैंस द हिमालयाज आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। इसीलिए हम लोग कभी कभार हिमालयाज को क्या कह देते हैं, वाटर टावर ऑफ एशिया, मतलब एशिया का हिमालय क्या है, वाटर टावर है। समझ रही है बात, बस वही चीज़ है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हिमालय इतने पानी को बहाती है जिससे हमारा 3 नदी निकलती है, मेन नदियाँ और भी निकलती है हिमालय से, लेकिन ये 3 मेन नदी है, गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र। तो ये 3 मेन नदी है जो कि हिमालय से निकलती है बर्फ पिघल के, इसीलिए हम लोग हिमालय को कह देते हैं वाटर टावर ऑफ एशिया, मतलब कि ये एशिया का वाटर टावर है जहाँ से केवल पानी ही निकलती है। इतना निकलती है कि 3 मेजर नदी हमारी बन जाती है। द हिमालयाज आर इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम्स। और ये जो हमारा हिमालयाज है, मतलब कि जो इतने बड़े लेवल पे हमारे पास माउंटेन है जिसको हम लोगों ने एक नाम क्या दिया, हिमालयाज, इसमें बहुत सारे कल्चर्स भी हैं। इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के कल्चर्स को फॉलो करते हैं और अलग अलग लोगों का बिलीफ सिस्टम भी है, मतलब कि हिमालय को लेकर लोगों को अलग अलग विचार भी है, अलग अलग धारणा भी है, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, द माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज आर कंसिडर्ड सेक्रेड। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय के इतने सारे माउंटेन हैं वो सब पवित्र माउंटेन है, मतलब बहुत पवित्र पर्वत वगैरह है, ठीक ना। मतलब लोगों का ऐसा मानना है कि जो हिमालय है हमारा, उसमें जो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं वो नॉर्मल पहाड़ नहीं है, उसका हमारे लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, कनेक्शन है। वो भी कैसा कनेक्शन है, धार्मिक कनेक्शन है, मतलब कि लोग वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं अपने देवी देवताओं का हिमालय में, ठीक ना, माउंटेन्स पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, मैनी टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे मठ। मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ, जहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रचारक वगैरह, पुजारी वगैरह लोग वहाँ पे आके अपना पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो बहुत सारे टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज हैव बीन बिल्ट विद इन द माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज। सोचिए, मतलब बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, मठ है, जहाँ पे हिमालय के माउंटेन्स पे, यानी कि हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ों पे मंदिर बनाए गए हैं। सोचिए, मठ बनाए गए हैं, अट्रैक्टिंग मॉन्क्स एंड स्पिरिचुअल सीकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु कम टू प्रे एंड मेडिटेट। और वहाँ पे दुनिया भर से लोग, साधु संत महात्मा पुजारी व ऋषि मुनि लोग वगैरह पहाड़ों पे जाते हैं, हिमालय के पहाड़ों पे पूजा पाठ करने के लिए अपने देवी देवताओं का। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे वो लोग मेडिटेट करने जाते हैं, योगा मेडिटेशन करने जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे शांति होती है, ठीक ना। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हिमालयाज जो, मतलब जो हमारा हिमालयन माउंटेन है, जो हिमालय है, उसमें जितने भी पहाड़ हैं उन सारे पहाड़ में आपको कहीं ना कहीं इक्का दुक्का मंदिर, मोनेस्ट्री यानी कि मठ वगैरह दिख जाएंगे, जहाँ पे देश दुनिया के लोग वहाँ पे जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, अपने देवी देवताओं को पूजने के लिए। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे लोग मेडिटेशन योगा करने के लिए भी जाते हैं पहाड़ों में, क्योंकि वहाँ पे शांति होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊँ तो जैसे आप देख लो, उत्तराखंड में केदारनाथ पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, ठीक ना। उसी तरीके से आप देख लो जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो भी पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। तो वहाँ पे लोग क्यों जाते हैं, ताकि अपने देवी का पूजा कर सके, अपने गॉड का पूजा कर सके। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात, लोग जाते हैं योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, शांति खोजने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हरियाली होता है, ज़्यादा शांति होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोग मानते हैं कि हिमालयन माउंटेन नॉर्मल माउंटेन नहीं है, वो बहुत फेमस माउंटेन है, बहुत धार्मिक माउंटेन है, ठीक ना। क्योंकि हिमालयन माउंटेन एक लौता ऐसा माउंटेन है जहाँ पे आपको इतने बड़े लेवल पे मंदिर, मठ वगैरह दिखते हैं। और ऐसे नहीं कि लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं, लोग लाखों की संख्या में भी वहाँ पे हर साल जाते हैं, ठीक ना। तो ये हिमालय के बारे में एक छोटा सा बेसिक जानकारी था हमारे पास। ध्यान रखिएगा, अभी ये जो हमारा टॉपिक है द हिमालयाज, ये तो अभी बस स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक 1-2 हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है हाउ द हिमालयाज वेयर फॉर्म्ड एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। मतलब ये जो हम लोग देख रहे हैं अभी हिमालयाज में बहुत सारे माउंटेन है, ये बना कैसे, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे आप देखोगे जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब में बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे भी पहाड़ हैं,
इन सबको हमने क्या कह दिया, हिमालयाज। अब सवाल है कि ये बना कैसे इतना ज़्यादा, ये क्रिएट कैसे हुआ, इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे फॉर्म हुआ, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वाले टॉपिक में, लेकिन अगले वाले क्लास में। तो बताइए यहाँ तक में कोई डाउट आप लोगों को, समझ में आया सब कुछ? चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।